हेलो दोस्तों। सुप्रभात सभी को। कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रणविजय जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी पुस्तक दर्द मांझता है। पुस्तक का शीर्षक ही पाठकों को आकर्षित करता है। रणविजय जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के हिस्से में इतना दुख तो आ ही जाना चाहिए कि वो और निखर सके। जिस प्रकार बर्तन गंदे होते हैं, फिर हम उनको मांजते हैं तो वो चमक जाते हैं। इसी प्रकार रणविजय जी कहते हैं कि दुख हमारे जीवन में उन बर्तन की तरह होते हैं जो हमें मांज कर और भी परिष्कृत बना देते हैं। रणविजय जी के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 8 अप्रैल 1977 को ग्राम कटोना, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पढ़ाई में ही शुरुआत से ही रणविजय जी अच्छे रहे हैं। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस पास किया और फैजाबाद में 1993 में इंटरमीडिएट की। उसके बाद उन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक किया इलेक्ट्रिकल विभाग में। और सबसे खास बात यह है कि 2001 के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में यूपीएससी में उन्होंने क्लियर किया और उनकी 368 रैंक है। फिलहाल वो भारतीय रेल सेवा में 2000 से कार्यरत है और वर्तमान में आरडीएसओ लखनऊ में निदेशक पद पर कार्य कर रहे हैं। रणविजय जी दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बचपन से ही इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। इनके पिताजी शिक्षक थे और वो इनके लिए बहुत सारी पुस्तक लाते थे। लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम करने, बीटेक की पढ़ाई करने और उसके बाद जॉब में इनको लिखने का वक्त नहीं मिला। लेकिन इन्होंने अपने अंदर के लेखक को मरने नहीं दिया और दोबारा से 20 साल बाद दोबारा से अपना लेखन कार्य शुरू किया। रणविजय जी कहते हैं कि उनके लिए जो पुस्तक है वो, रणविजय जी का मानना है कि पुस्तक लेखन एक मकान निर्माण की तरह होता है जिसमें तमाम रस्साकसी चलती है, लेकिन यादें एक लंबे समय तक बनी रहती है। दरअसल दर्द मांझता है पुस्तक में कई कहानियां हैं। इन कहानियों में प्रतिशोध, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशोध कहानी की। प्रतिशोध कहानी ग्रामीण परिवेश से शुरू होती है जिसमें गांव का एक व्यक्ति गांव के एक अमीर व्यक्ति से कुछ पैसे उधार ले लेता है 5 साल तक। और उन दोनों के बीच में शर्त यह होती है कि उनकी ज़मीन गिरवी है, अगर वो ज़मीन पैसे नहीं देंगे तो उनकी ज़मीन ले ली जाएगी। 5 साल तक वह अमीर किसान उससे संबंध अच्छे रखता है, कभी पैसे की मांग नहीं करता और वह दूसरा व्यक्ति भी इस व्यवहार की तारीफ करता है कि 5 साल से उसने पैसे नहीं लिए। लेकिन अचानक वक्त, हालात और जज्बात सब बदल जाते हैं। 5 साल के बाद वह व्यक्ति उसको मजबूर करता है, वह और समय मांगता है लेकिन वह समय नहीं देता और उसकी ज़मीन छिन जाती है। वह व्यक्ति अपना गांव छोड़कर शहर में अपनी बहन और बहनोई के यहाँ पर आ जाता है। वो व्यक्ति, उनका भले ही छोटा सा घर था लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक बच्चा उनका था, 2 बच्चे यानी कि एक लड़का एक लड़की इनके थे। इनको तीनों बच्चे को साथ साथ परवरिश होती है। उनकी वहाँ पर साइकिल के पंचर लगाने की दुकान थी। वे काफ़ी लंबे समय से शहर में रहते थे, इसलिए अच्छी खासी जान पहचान थी और उनका काम अच्छा चल पड़ा। दोनों ने मिलकर मेहनत की और उनका जो बेटा था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था।
उन्होंने उस बच्चे पर बहुत मेहनत करी। धीरे धीरे वह एक भी क्लास में पास फेल नहीं हुआ और 12वीं के बाद वह पढ़ाई छोड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने उस पर प्रेशर डाला और उन्होंने आगे की पढ़ाई की। वह लड़का अपनी मेहनत और अपने पिता के संघर्ष से प्रेरित होकर डॉक्टर बन जाता है और उसकी पोस्टिंग उसी गांव में हो जाती है जिस गांव से उसकी ज़मीन छीन ली गई थी। गांव में पोस्टिंग होने के बाद वह अपने घर की मरम्मत करता है और वहां से डेली अप डाउन करके हॉस्पिटल जाता है। तभी उसको पता चलता है कि जिस अमीर किसान ने धोखे से उनकी ज़मीन छीनी थी, वह व्यक्ति अपने बेटों के तिरस्कार का परिणाम भुगत रहा है। जिन बेटों के लिए उसने गांव से के कई लोगों से धोखे से ज़मीन छीन ली थी, वो व्यक्ति अब टीबी का शिकार हो चुका है और उसके बेटों ने उसका खाना पानी घर के बाहर कर दिया है ताकि उनको बीमारी ना लगे। उस व्यक्ति को काफ़ी पछतावा होता है और वह उस व्यक्ति के बेटे जो डॉक्टर हैं उनके पास आता है। वो फिर भी मानवता का कार्य करते हैं और उनका इलाज करते हैं। हॉस्पिटल में ही उनके लिए कमरा देकर उनकी पत्नी भी वहीं रहती है और उनका इलाज करते हैं। लेकिन जो कहानी का शीर्षक था प्रतिशोध, अचानक से उनके अंदर प्रतिशोध की भावना जग जाती है और एक दिन वो इंसुलिन का इंजेक्शन उसको दे देते हैं जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि मैं लेखक के इन विचारों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन व्यक्ति को लास्ट में अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो उनसे माफ़ी भी मांग चुके थे। चलिए फिर चलते हैं दूसरी कहानी, एक तेरा ही साथ। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति गांव से शहर में आता है, वहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करता है, उसकी बैंक में जॉब लग जाती है और इसी समकक्ष एक महिला से उसकी शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नियों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, दोनों साथ रहते थे और एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। एक बार वह व्यक्ति कुछ दिन के लिए सरकारी कार्य से बाहर जाता है और तभी उसको मालूम होता है कि उसकी पत्नी का आज न तो फ़ोन आया है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ भी है। कुछ ही देर बाद उसका शक सच में बदल जाता है और उनके जो ससुर थे उनका फ़ोन आता है कि ऐसी घटना हो गई कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। घर आने पर पता चलता है कि उनकी पत्नी थाने में है और साथ में एक और लड़का है, यानी कि उनकी पत्नी बहक चुकी थी और किसी दूसरे व्यक्ति से उन्होंने अवैध संबंध बनाए थे। इसके बाद उनकी पत्नी उनके घर चली जाती है और वह व्यक्ति एक सप्ताह तक अकेला गुमसुम सा अपने घर में रहता है। लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही उसको एहसास हो जाता है कि उसकी पत्नी का उसके जीवन में क्या महत्व है और वह आत्मग्लानि के साथ अपनी पत्नी को वापस लाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सब त्रुटियों के साथ स्वीकार करता हूँ, हम दोनों का जीवन साथ साथ है। इसके अलावा एक और कहानी राजकाज में जिसमें दिखाया गया है कि एक बार किसी क्षेत्र में बिजली की कमी के कारण वहाँ के व्यक्ति रेलवे लाइन पर धरना देने लग जाते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा प्रशासन हिल जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। छोटे ऑफिसर बड़े को कॉल करते हैं, उससे बड़े उसको, उससे बड़े उसको, और एक दूसरे को डराना धमकाना चलता रहता है। इसी बीच में पता चलता है कि सरकारी कार्य के लिए आगे से फर्जी ऑर्डर आ चुका है ट्रांसफॉर्मर को बदलने के लिए। और अंतिम लाइन, इस कहानी की अंतिम लाइन बहुत अच्छी है कि जब तक ट्रांसफार्मर फूकेंगे नहीं तब तक नए कैसे आएंगे। और इसी के कारण यानी कि सिर्फ कागजों में ही नई नई चीज़ें आ रही थी। एक और कहानी है छदम, जिसमें दिखाया गया है कि
एक आईएएस के लड़के किसी एक विदेशी महिला के साथ बदसलूकी करते हैं और बदसलूकी कर कर, क्योंकि वो महिला विदेशी थी, तो ये मामला संगीन हो गया था और उनके खिलाफ विदेशी महिला को के साथ खिलवाड़ करने का आरोप था। उनके पिता आईएएस थे। उन्होंने दूसरा एक तरीका अपनाया जिसके नाम पर ही इस कहानी का नाम छद्म रूप पड़ा है। उन्होंने लखनऊ की गोमती नदी के पुल पर एक एक्सीडेंट में ये दिखा दिया कि उनका बेटा मर चुका है और उनके बेटे को दूर कहीं एक आश्रम में भेज दिया। वह आश्रम में भेष बदल कर रहने लगा और लंबे बाल और इसके अलावा उसने खुद को चोट लगने और इलाज करने का बहाना बनाकर अपनी फर्जी आईडी वहाँ पर बना ली। तभी धीरे धीरे वो उस आश्रम के व्यक्तियों की मदद से पास के ही स्कूलों में पढ़ाने लग गया। लेकिन इसी बीच वह पढ़ाई में अच्छा था और उसने बैंक की एक सरकारी पोस्ट के लिए क्लियर कर लिया और इंटरव्यू में वो गया और जब उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए तो उन डॉक्यूमेंट वेरीफाई से पता चल गया, क्योंकि उनके जो पिता थे उन्होंने उनके फर्जी डॉक्यूमेंट वहाँ पर भिजवा दिए थे और उन डॉक्यूमेंट के वेरीफाई होते ही पता चल गया और पूरा का पूरी कहानी पता चल गई कि वो भेष बदलकर पश्चिम बंगाल में एक टीचर के रूप में रह रहे थे। ये कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसके अलावा एक कहानी ट्रेन, बस और लड़की, जिसमें लेखक कहते हैं कि ट्रेन, बस और लड़की इनका कभी भी पीछा नहीं करना चाहिए। एक जाती है तो दूसरी आती है। इसके अलावा एक कहानी थी परिस्थितियाँ। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक व्यक्ति के परिवार में उनके जो बहनोई थे उनकी मृत्यु हो जाती है। वो तभी ऑफिस से आए थे और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी सूचना मिलने पर कोई भी व्यक्ति खाना नहीं खाएगा और वो रात को ही वहाँ पे निकल लेते हैं। वो रात भर का सफ़र करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। लेकिन जब आंगन में लाश पड़ी हो तो सामान्य हमने एक रिवाज बना रखा है कि घर में चूल्हा नहीं जलता, कोई भी खाना नहीं खाता। इसलिए वो परेशान हो रहे थे, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन सामाजिक परंपराओं को निभाते निभाते उन्होंने जैसे तैसे करके रात काट ली। लेकिन अगले दिन सुबह जब सबको अग्नि दी गई, उसके बाद उन लोगों ने कुछ खाना खाया। उससे पता चला कि इतने लंबे समय तक भूखा रहने के कारण वो, उसकी बहन और उनके एक बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ऐसी परिस्थितियाँ लेखक के बाद कुछ समय बाद आती है, जहाँ पर 7 बजे एक व्यक्ति को उनके एक जानने वालों की मृत्यु हो जाती है। तो लेखक अपनी पहली वाली परिस्थितियाँ, जो इस कहानी का शीर्षक भी है, उससे दिखाते हैं और समझदारी बरतते हैं कि वो सामने वाले को सूचित नहीं करते, क्योंकि पता है कि अगर सूचित कर दिया तो उनके घर में भी आज बच्चे पूरी रात खाना नहीं खाएंगे, कोई भी घर में खाना नहीं बनेगा और कल सब बीमार मिलेंगे। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी रखा गया था परिस्थितियाँ, यानी कि व्यक्ति को परिस्थितियों से सीखना चाहिए। जो इस किताब का शीर्षक भी था दर्द मांझता है, जिसमें एक कहानी दिखाई गई है कि यूपीएससी के कुछ बच्चे को सूचना मिलती है कि एक जगह पर भूकंप आने के कारण लोग खस्ता हालत में है। वो व्यक्ति अपने यूपीएससी के बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकालकर 1 महीने के लिए जाते हैं और वहाँ पर रेस्क्यू कार्य करते हैं। वो एक लीडर की तरह कार्य करते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों की मदद करते हैं। इसी बीच जो कहानी के मुख्य शीर्षक हैं, उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो अंत में शादी कर लेते हैं। एक कहानी है कागजी इंसाफ, जिसमें दिखाया गया है कि प्रशासन में या रेलवे की टेस्टिंग में एक बार कुछ गड़बड़ हो जाती है
और जिसके कारण बेवजह ही कुछ व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि सरकारी नौकरी में गलती किसी की हो, लेकिन किसी ना किसी का, और सामान्यतः छोटे ओहदे वाले व्यक्तियों का कुछ समय के लिए उसको रेजिग्नेशन दिला दिया जाता है या तबादला कर दिया जाता है। इसी समय 3 व्यक्तियों को उनकी कुछ समय के लिए लंबित कर दिया जाता है और वो केस लड़ते हैं। 8-10 साल बाद उनका केस फाइनल होता है और वो दोबारा से जॉब आते हैं, लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब विडंबना ये है कि नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कार्य करते हुए या जब उसके समय वो जॉब थी, अगर उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी उसके परिवार के व्यक्तियों को सहायता दी जाएगी या कोई नौकरी मिलेगी या उनकी जो पेंशन थी वो आएगी। लेकिन यही दिखाया गया कागजी इंसाफ कि उन परिवार वालों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसके अलावा एक कहानी है मेरे भगवान, वह भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें दिखाया गया कि एक गांव के गरीब व्यक्ति मेहनती बहुत था, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है कि अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो और अगर एक गरीब व्यक्ति को भी ऋण पहुँच जाए तो हमारे देश की हालत बदल सकती है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सही हो सकती है। वह व्यक्ति बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर गांव के एक व्यक्ति उसको पैसे उधार दे देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि इन पैसों से जो भी कमाई होगी उसके आप 3 हिस्से करोगे, एक अपने घर के संदूक में रखोगे, एक मेरे को ला के दे दोगे और एक अपना आगे का जो वो है खर्च है वो इनसे चलाओगे। व्यक्ति ऐसे ही करता है, वह उनसे पैसे लेकर एक भैंस लेता है, उस भैंस का दूध बेचकर, क्योंकि वह व्यक्ति नियम का पक्का था, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे हमेशा उसका दूध डेयरी पर पहुंचता था और इस मेहनत के दम पर उसने 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 इस तरीके से उसने कई भैंसें ले ली और उसका काम अच्छा चल पड़ा। यही करते करते उसने गांव में ही एक डेयरी खोल ली और वह कार्य उसने 2 साल तक निरंतर रखा। एक हिस्सा संदूक में रखा, एक हिस्सा उन सज्जन को दिया और एक हिस्सा से उसने आगे का इन्वेस्टमेंट किया। इस तरीके से 2 साल बाद जब उनका पूरा पैसा उनके पास वापस आ चुका था, तो वह उनका ब्याज और जो संदूक में पैसा था वो लेकर पहुंचा, लेकिन उन सज्जन व्यक्तियों ने वो लेने से मना कर दिया। इसके अलावा जो शुरुआत की जो कहानी थी वो थी वंचित, जिसमें दिखाया गया है कि जब कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है तभी हमें कुछ चीज़ों का एहसास होता है। ऐसी कहानी दिखाई गई है कि एक व्यक्ति थे, उनकी जो पत्नी थी वो उनकी बहुत केयर करती थी, लेकिन वो उनकी कभी भी इज्जत नहीं करते थे या उस तरीके से उनकी केयर नहीं करते थे। वो हमेशा उनको जब बाहर के टूर पे होते थे तो उनको फ़ोन करती थी और उनका हालचाल पूछती थी, लेकिन वो हार्डली 1 मिनट से ज़्यादा कभी उनकी कॉल अटेंड नहीं करते थे। इसी समय एक बार वो कुछ दोस्त उनके मिलने का प्रोग्राम बनता है और उस प्रोग्राम में जब वो जाते हैं तो उनके अपनी पुरानी बातें उनको याद आ जाती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि जितने भी उनके दोस्त थे उन सबके घर वाले, बच्चे, बीवी बार बार उनको कॉल करके उनका हालचाल जान रहे थे, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, खाना खाया, क्या चल रहा है, कब तक वापस आएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के घर से कोई कॉल नहीं आया। आज उस व्यक्ति को एहसास हो रहा था कि अभी तक जो उसने अपने घर वालों के प्रति जो इग्नोरेंस की, उसका परिणाम क्या था। इसलिए इस कहानी का नाम भी लिखा था वंचित। तो ये थी रणविजय जी के द्वारा लिखी गई कहानियाँ दर्द मांझता है। आपको इसकी कहानियाँ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप भी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।